2018 का समय था जब पहली बार आपको टिकट मिला विधानसभा चुनाव का। कैसा आपका अनुभव रहा, क्या उस समय चला था आपके दिमाग में? टिकट मिला उसके बाद फिर पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी, कहाँ से मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था कि मैं मतलब हारूंगा या कुछ होगा, कुछ गड़बड़ हो सकता है करके मेरे को कुछ नहीं आ रहा था। सिटिंग एमएलए को छोड़कर एक महिला को यहाँ टिकट दिया गया और चुनाव परिणाम इसके जस्ट उल्टा आया है। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, अब उसको तो मान के चलो। तो क्या कांग्रेस ज़्यादा आत्मविश्वास से चुनाव लड़ रही थी? मैं बोला ना, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन कौन सी बड़ी 5 उपलब्धियां हैं जो आपके 5 साल मिले हैं शासनकाल के, उसमें आपने पूरा किए हैं, अगर आप बताना चाहेंगे तो? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरा मान के चलो मेडिकल कॉलेज है। जो राजू सिन्हा यहाँ से विधायक हैं, क्या लगता है उनके अंदर कितनी पोटेंशियल है और जो महासमुंद विधानसभा क्षेत्र है उनको कितना आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, अब अभी 6 महीने के कार्यकाल, 8 महीने के कार्यकाल में तो ऐसा नहीं लगता मेरे को कि कुछ अपने दम में कुछ कर पाया है। तो ये जो बड़े नेता है वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे कि पार्टी के लिए काम कर रहे थे, कि नहीं अभी इनको जो टिकट अभी देना है तो इनको ना दे के इनको दे ताकि पार्टी जीत कर आए? बहुत सारा चीज़ें हुई हैं यार। क्या है कि मैं बोल रहा हूँ, बार बार जो एक शब्द उपयोग कर रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के संघर्ष और सफलता के बारे में। साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल जिनका सीधा सरोकार होता है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विनोद सेवालाल चंद्राकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कौन है सेवालाल चंद्राकर जी, थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे। मैं एक्चुअल में, अब पापा जी तो राजनीति में थे शुरू से, वो जनपद में चुनाव लड़ते थे, तो उनका करियर भी राजनीतिक शुरुआत, या कहा जाए तो राजनीतिक एक बैकग्राउंड जो मेरे को शुरू से मिला वो पापा के कारण मेरे को मिला। और शुरू से मैं भी, मेरे को ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टाइप लगता था। मतलब मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा चुनाव ना हो जिसमें मैं पार्टिसिपेट ना किया हूँ या मतलब भाग ना लिया हूँ। कॉलेज चुनाव होता था तो कॉलेज चुनाव में भी मैं मान के चलो, मेरे संरक्षण में कॉलेज चुनाव यहाँ होता था, या उसके बाद फिर चाहे जिला हो, जनपद हो या मंडी का हो, कोऑपरेटिव सेक्टर में, तो वो सभी जगह लगभग मैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था तो सब जगह जुड़ ही जाता था मैं छोटे बड़े चुनावों में। तो धीरे धीरे करते करते राजनीति में आ गए अपन भी। तो राजनीतिक विरासत आपको अपने पिताजी से मिली है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको शुरू से आपको लग रहा था कि मुझे इसमें अपना करियर बनाना है, कि इसके अलावा जैसे कि आपकी पढ़ाई स्नातक तक हुई, जहाँ तक हमें जानकारी है, तो जब आप स्कूल जीवन में थे या फिर जब कॉलेज में आए तो आपको लग रहा था कि मुझे आगे चल के राजनीति में ही अपना जीवन रखना है? देखिए, घर में तो माहौल तो था राजनीति का, और धीरे धीरे जो चल रहा था तो घर में तो खैर माता राम या श्रीमती जी मान के चलो, राजनीति से उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि फोकट का समय बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। एक पापा ही थे जो राजनीति मेरे को सपोर्ट दे देते थे कि चलो करो, ठीक है। तो धीरे धीरे मेरा भी प्लेटफॉर्म बनते गया। बाकी घर के सभी लोग खिलाफ में थे, एक पापा बस सपोर्ट में रहते थे। ऐसा माना जाता है कि राजनीति में आना मतलब पैसा और पावर। आपका भी ये इच्छा था, ये मनसा थी राजनीति में आने के पीछे? नहीं, वैसे पावर ही कहा जाए। मैं बचपन से ये देखा कि जब मैं 10th क्लास में था तो पापा जी अग्निदाव के प्रचार में निकले थे। पहला चुनाव जब उनका 89 के आसपास जब पहला चुनाव हुआ, 89-90 में, तो उस टाइम मैं भी स्कूटर लेके मैं भी प्रचार में निकल जाता था उनकी बाइक रैली में। तो अग्निदाव का जब चुनाव लड़े उस टाइम से मेरे को थोड़ा सा लगता था कि विधायक का एक जुनून तो था कि
कभी मौका मिले तो विधायक बन जाऊं। तो विधायक का एक सपना तो था यार, और हर राजनीति करने वाले का वैसे रहता है कि विधायक बन जाऊं करके। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते गए। तो मैं बोला ना, वैसे ही मेरा मान के चलो मैं 18 साल का रहूँगा और मैं कॉपरेटिव सेक्टर में आ गया था। हालांकि पापा की राजनीति उस टाइम उफान में था, तो मेरे को अनअपोज बना दिए। उसके बाद धीरे से पावर का थोड़ा सा वो लगता है कि सम्मान जो मिलता है, सम्मान पावर नहीं, सम्मान मिला तो थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ते गए। फिर उस टाइम कॉलेज में था, तो कॉलेज में सब अपन चुनाव लड़ाना शुरू कर दिए अपने दोस्त यारों को। ऐसा करके धीरे धीरे मैं उसके बाद फिर जनपद पंच भी रहा, जनपद में रहा, मंडी में रहा, फिर लघुनोपद संघ में अध्यक्ष रहा। ऐसा करके बहुत सारे स्काउट से जुड़ा रहा। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो राजनीति मतलब विधायक के पद तक ले जाता था। और बाद में ये हुआ कि पापा जी का भूपेश भैया के साथ बहुत गहरा नाता था पुराना। तो पापा जी उस टाइम राजनीति से थोड़ा सा दूर हो गए थे, तो इनको टिकट दे दो करके अप्रोच किए भूपेश भैया को। अब भूपेश भैया का आशीर्वाद भी उस टाइम 2018 में मिला और मैं विधानसभा लड़ा। फिर जो राजनीति में कदम रखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा विधायक बनने की रहती है। जैसे भी आपने कहा 2018 का समय था जब पहली बार आपको टिकट मिला विधानसभा चुनाव का। कैसा आपका अनुभव रहा, क्या उस समय चला था आपके दिमाग में? टिकट मिला उसके बाद फिर पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी, कहाँ से मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था कि मैं मतलब हारूंगा या कुछ होगा, कुछ गड़बड़ हो सकता है करके मेरे को कुछ नहीं आ रहा था। मेरे को बस जिस दिन से टिकट मिला उसी दिन से दिमाग में आ गया था कि मैं जीतूंगा। मतलब निगेटिविटी आवे नहीं करी मेरे को। और सही में आज तक के महासमुंद के इतिहास में सर्वाधिक वोट से मान के चलो जीता था। मैं पहली बार को जीता है इतने वोटों से। महासमुंद विधानसभा चुनाव के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि महिला विधायक जीत कर यहाँ आए विधायक बनकर। लेकिन 2023 में सिटिंग एमएलए को छोड़कर एक महिला को यहाँ टिकट दिया गया और चुनाव परिणाम इसके जस्ट उल्टा आया है। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, अब उसको तो मान के चलो उसके पास ना कमांडिंग पावर तो है नहीं। मतलब वो मेरे को जो समझ में आया, रश्मि चंद्राकर के पास वो नेता नहीं है, वो लोगों को संभालने की उसके पास क्षमता नहीं है, ये मेरे को समझ में आया। चुनाव भी लड़ती है तो ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव नहीं लड़ा जाता। मैं तो जब टिकट बांटने बैठता था किसी चीज़ में, तो उसी आदमी को टिकट देने के लिए सोचता हूँ, पार्षद के लिए, जो अंतिम दिन तक भले कि मेरे टिकट चाहिए, वो आके गिड़गिड़ाए, थोड़ा सा आक्रामक दिखे और थोड़ा सा जुझारूपन दिखे, मैं उसी को टिकट देने के लिए प्राथमिकता में रखता हूँ। क्योंकि जो अंतिम तक लड़ता है ना, वही जीतता है। और जो अंतिम वोट तक खड़े रहता है, उस वोट के लिए हाथ जोड़ के अपील करते रहता है, वही जीतता है। अब वो मादा इनके में नहीं दिखा मेरे को। जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस होना अलग बात है, अलग चीज़ है, वो होना चाहिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, अगर कोई आके बोल रहा है कि फलाना को देखो, बात करो, उसके पास 500,000 वोट का बखत है, ना 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 हम जीत रहे हैं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। आप वो आपका कार्यकर्ता बोल रहा है, थोड़ा सा देख लो भाई, तो एक आपको 1 मिनट का फ़ोन लगाने में क्या जाता है, उसके जाने में क्या जाता है, वहाँ जाने में क्या जाता है। आपका कार्यकर्ता भी समझता है कि हाँ मेरी बात को रखे, दुगने उत्साह के साथ वो काम करता है। और जिसके पास जाओगे वो 1000 वोट का मान लो उसके पास ताकत है, वो भी सपोर्ट करता है। नहीं तो जब आपके मन में आ गया कि नहीं मैं तो चुनाव जीत रहा हूँ, उसी दिन आपकी सबसे पहली हार होती है। मैं आज तक अगर कभी एक बार हारा था मैं, तो सिर्फ माताराम चुनाव हारी थी, तो उस टाइम मेरे को एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो सामने वाला क्या हराएगा। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ उसको मैं गांड बांध के रख लिया हूँ। उसके बाद कभी ज़िंदगी में मैं उसको दोहराने की कोशिश नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो एकदम लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है ना, आखिरी तक, आखिरी वोट के लिए, उसी को लड़ाओ, मेरा ये मानना है। राजू सिन्हा को बहुत हल्के में ले रही थी कांग्रेस, और इसी का परिणाम रहा कि रश्मि चंद्राकर जी को हार मिला। और जो पहली बार
तीन अगर चुनाव की बात किया जाए तो चौथी बार योगेश्वर राजू सिन्हा बीजेपी की ओर से जीत कर सामने आए। तो क्या कांग्रेस ज़्यादा आत्मविश्वास से चुनाव लड़ रही थी या फिर जो धरातल में रहती है हकीकत उसको भांपने में नाकाम रही? मैं बोला ना, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। वो सबको इजी वे में लेती थी और उसका मैं राजनीतिक करियर शुरू से देखते आया हूँ। तो ओवर कॉन्फिडेंस उसको ज़्यादा हो गया था और ये ओवर कॉन्फिडेंस लीड हुआ, क्योंकि महासमुंद में आज तक अगर अग्नि भैया हम लोग हमारे जानते हैं, मान के चलो मैं पिछले 25-30 साल के राजनीति देखता हूँ तो 4-5 हज़ार वोट से कभी ज़्यादा का फैसला नहीं हुआ था। ये 17,000 वोट से हार रही है, तो कहीं न कहीं देखने को मिला ना। और आपको विधानसभा लड़ना है तो आपके हर गांव में 40-50 कार्यकर्ता होने चाहिए। टिकट ले आए पार्टी के भरोसे आप चुनाव लड़ोगे तो जाओगे 12 के भाव में। 5 साल आपके पास था, ऐसा क्या रहा, क्या जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी उसमें आप खरा नहीं उतर पाए, या फिर जो जनता की अपेक्षाएं थी या पार्टी की अपेक्षाएं थी उसको आप पूरा नहीं कर पाए, आपको टिकट नहीं दिया गया है 24-23 में? देखिए, अब मेरे किस्मत में ना रहा होगा, नहीं मिला, लेकिन मैं इतना समझता हूँ सब बड़े नेताओं के चक्कर में मेरा टिकट कट गया। ये 2.5 साल वाला लफड़ा लिडो बहा मुझको, और कुछ नहीं। बाकी अगर कहा जाए तो मैं विधायक के पद के साथ ना कोई अन्याय किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया हूँ। मैं एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैं जो विधायक जिस लिए बनाया जाता है, जनता जिस लिए चुनती है, उस पद के साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे मन में कभी नहीं आया। क्योंकि मैं पहले दिन से आखिरी दिन तक मैं लोगों के लिए काम करते रहा। अगर मेरे को 8 बजे सुबह 8 बजे शहर भ्रमण करना निकलना है तो 8 सवा 8 तक मैं निकलता ही था। मेरे को 10:30 बजे जन दर्शन लगाना है तो लगाना ही है। अगर मेरे को मैं 2 बजे निकलता था ग्रामीण दौरा, वो मेरा फिक्स था 3 गांव कम से कम करके आओ। मेरे को कोई नहीं बोल सकता कि मैं महासमुंद के विकास में कोई कमी किया। अगर मेडिकल कॉलेज लाया हूँ तो लड़ झगड़ के लाया हूँ। 5 साल आप कांग्रेस की ओर से विधायक रहे और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार रही, 68 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी यहाँ सरकार बनी। लेकिन जब 5 साल के बाद बात करें तो 68 से सीधा 35 सीट में आ गई, और जो 22 जो नए प्रत्याशी उन्होंने उतारे थे, जो सिटिंग एमएलए थे, उनको टिकट काटकर उनमें से आधे ज़्यादा हार गए। क्या ये भी कारण रहा कांग्रेस की हार का? जो बातें अब धीरे धीरे छन के आ रही है, बड़े नेता भी स्वीकार करते जा रहे हैं कि 22 टिकट जो काटे उसमें 6 ही लोग जीते, हार गए बाकी लोग। तो ये तो समझ में आ ही रहा है ना कि टिकट वितरण गलत हुआ है, और सब ईगो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में टिकट काटा गया था। अब देख लीजिए जिसका किसका बेड परफॉर्मेंस था। मैं तो बोलता हूँ वो कौन रिपोर्ट तैयार कर रहा था, भगवान ने पहले तो देख लेना था कि इतनी गंदी स्थिति तो आप क्या रिपोर्ट बना रहे थे। मेरे को, मैं तो आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे को जो गोपनीय रिपोर्ट दिया जाता था, जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सभी विधायकों को दिया जाता था, मेरा रिपोर्ट कार्ड कभी मैं 16,000 से कम में जीतने वाला प्रत्याशी में नहीं था। मेरा रिपोर्ट कार्ड जाता था तो मेरे को एक कॉपी दी जाती थी, ऑनलाइन आता था हमारे पास मेल से। उसमें मैं अंतिम मेरा जो आया ना 3 महीने पहले, उसमें मैं 16,000 से जीत रहा हूँ करके, ये मेरे को उनका सर्वे रिपोर्ट भेजा गया था। और पहली बार जो 1.5 साल पहले, 1.5 साल तक वो सर्वे रिपोर्ट आते रहा, मैं कभी मेरे को हार नहीं दिखाया गया। हर बार ये दिखाया गया कि विनोद चंद्राकर 9,700 वोट से जीत रहा है, फिर वो बढ़ा 12,800 कुछ, 700-800 कुछ, वो फिर आखिरी में 16,000 वोट से जीत रहा है करके। कभी मैं हार रहा हूँ वाला कभी मेरा रिपोर्ट नहीं आया, और मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा था, नो डाउट। और अभी भी मैं संतुष्ट हूँ कि मैं जो किया हूँ अच्छा किया हूँ। हमारे साथ इंटरव्यू में बाबा जी ने कहा था कि कांग्रेस का जो नीति नियम थे, जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाई गई यहाँ छत्तीसगढ़ में, उनका सही से विस्तार जनता तक नहीं हो पाया, उनका लाभ नहीं मिल पाया। एक कारण है। दूसरा कारण जो 2.5 साल का फार्मूला जनता के बीच में वो बात पहुंची थी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कांग्रेस की हार।
देखिए, कांग्रेस को ना कांग्रेसी लोग हराते हैं, ये बात बोला जाता है। आप लोग भी सुने होंगे। ये बात मेरे को भी लगता है कि अगर वो स्थिति 2.5 साल वाला नहीं आता, इतना सारा लफड़ा ना होता, तो मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छे से चलते रहता। जो डिस्टर्बेंस शुरू हुआ वो 2.5 साल वाले से सब शुरू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन कौन सी बड़ी 5 उपलब्धियां हैं जो आपके 5 साल मिले हैं शासनकाल के, उसमें आपने पूरा किए हैं, अगर आप बताना चाहेंगे तो? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरा मान के चलो मेडिकल कॉलेज है। मैं मेडिकल कॉलेज को लाने में सक्षम हो गया। उसके बाद फिर हम लोग और बहुत, जैसे सड़क का आज के डेट में देखने जाओगे तो अभी जो वर्तमान विधायक है, मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा अब हाथ पर मारने की ज़रूरत नहीं है। अभी लगभग जितने पुल पुलिया सड़क थे वो लगभग 99%, एक 8 छुटमुट वाला छूट जाए तो बात अलग है, बाकी 99% आज पुल पुलिया सड़क बन चुका है मेरे विधानसभा का। 100 करोड़ से अधिक का मैं पुल पुलिया सड़क का काम करवाया था। उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज तो हो ही गया था। सिंचाई हमारे यहाँ कोडार मेन सिंचाई का व्यवस्था होता है। सिंचाई में हम लोग लगभग 150 करोड़ से अधिक का हम लोग काम करा डाले, जिसमें पिचिंग काम होता है। अब पिचिंग काम से होता है कि यहाँ मेन साधन है कोडार से जो रबी फसल होता है उसमें पानी बहुत सारा सीपेज निकल जाता था, अगर नहर लाइनिंग ना हुई तो एरिया रकबा बढ़ा, सिंचाई का रकबा बढ़ा। उस काम को मैं अच्छे से करवाया कि खींच खाच के ले आया, फंड ले आता था। वैसे ही ये मान के चलो, हमारा मंडी में एक हमारा बहुत पुराना जगह था मंडी में, फिर उसको मैं माल बनवा रहा हूँ, किसान माल। वो लगभग भूपेश भैया को स्पेशली मैं बोला था, तब उसके लिए फंड अलॉट किया था, तो मॉल बन रहा है वो भी एक ठो। ऐसा करके बहुत सारा काम, मतलब मैं लगभग 1300 करोड़ रुपये का काम विकास कार्य 5 सालों में कराया मैं। कोई गांव ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को इस गांव में काम नहीं मिला है, और कोई भी समाज नहीं बोल सकता कि मेरे समाज के लिए काम नहीं किए करके। हर समाज को मैं जिसकी जो ज़रूरत थी उसको सामुदायिक भवन या समाज की जो मांग थी वो भी फुलफिल करने की कोशिश किया था मैं। अब आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। जब रश्मि चंद्र यादव को टिकट दिया गया पार्टी की ओर से, तो ये भी आरोप लगा कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि आपके ऊपर भी आरोप लगा कि आप उनके पक्ष में काम नहीं कर रहे। क्या ये बात सच है? वो रश्मि चंद्र का ज़्यादा अच्छे से बताएगी। जिस सेटअप में आप बैठे हैं उस टाइम मेरे लगभग ऑफिस में 15 लोगों का स्टाफ था। वो 15 लोगों का स्टाफ यहाँ उसके लिए काम कर रहे थे। उसके पास तो कार्यकर्ताओं की सूची नहीं थी। वो कार्यकर्ताओं की सूची मैं यहाँ से अवेलेबल कराया हूँ, यहाँ से मैं अवेलेबल कराया। मतलब यहाँ पूरा उसका एक ठो ऑफिस था उसके घर में, दूसरा ऑफिस था ये जहाँ से उसका संचालन हो रहा था। लेकिन क्या होता है, मैं बोला ना, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को ले डूबता है। एक बार जब मैं तो प्रदेश में मेरे को बुला लिए थे, मैं प्रदेश में पूरा देख रहा था, सबका अलग अलग काम रहता है और सब देख रहा था। जब मैं उससे मिलने गया, फ़ोन करके आ रहा हूँ करके, वो फ़ोन करी थी मेरे को, भैया मिलना है। मिलने के लिए फ़ोन करके मैं बोला आ रहा हूँ, 10 मिनट पहुँच जाऊँगा। 10 बजा नहीं है, गेट उसका बंद हो गया। इसको क्या कहेंगे आप? अगर कोई आदमी को तो एक सामान्य आदमी से भी वोट हाथ जोड़ के वोट मांगा जाता है। मैं उसके घर में जाके उसके लिए सहयोग करने के लिए जा रहा हूँ और पता चल रहा है कि गेट बंद हो गया। फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो अब बोलने के लिए तो कुछ भी किया जाता है। वो आदमी जब जीतता है ना तो बोलता है मैं अपने दम में जीता हूँ, और हारता है तो क्या बोलता है पता है, मैं फलाने के कारण हारा हूँ। और क्या तैयारी थी? अगर आप नहीं लेना था टिकट, अगर विनोद चंद्राकर के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं तो मान के चलो आपको तैयारी पहले से रखनी चाहिए थी। टिकट के तो आप बोलते तो सपना था, लड़ने का सपना था करके तो बोलती है, तो कर लेना था तैयारी पहले से। अपने गांव में हार रही है, वो दूसरे को क्या बोलेगी भाई? उसका खुद का गांव है, उस गांव से हार रही है वो।
ये 5 वोट से हारी है ना भीमचा से, क्यों हारी भाई? नहीं हारना था। अगर राजू सिन्हा की, मैं आज तक आपको बता देता हूँ, मैं बचपन से कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ और आज तक मैं कांग्रेस का विरोध नहीं किया, चाहे कोई भी रहे, लोकसभा विधानसभा या कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट रहा पार्षद, सबके लिए मैं प्रचार करते गया हूँ। पहले भी जोन प्रभारी था, सेक्टर प्रभारी था, मैं पार्टी छोड़ के कभी बेईमानी नहीं किया मैं। अगर राजू सिन्हा की मुकाबला आपसे हुआ रहता तो जो अभी जो हार का आंकड़ा है कांग्रेस बीजेपी के बीच में, अगर आप उनके जगह रहते रश्मि चंद्राकर के बीच में, देखो यार, कहावत है ना, बंद मुट्ठी 1.25 लाख के, मैं तो बोलता हूँ मैं 50,000 से हरा के आता राजू सिन्हा को। ऐसा आपको लगता है कि वाकई में जीत आपकी? वही मैं बोल रहा हूँ, अब मेरी मुट्ठी तो बंद है ना भाई, लड़ते तो मान के चलो मैं तो 50,000 से जीत के आता। अभी आपने कहा कि जो बड़े नेता हैं उनके चक्कर में आपकी लुटिया डूबी है, तो ये जो बड़े नेता है वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे कि पार्टी के लिए काम कर रहे थे कि या नहीं? अभी इनको जो टिकट अभी देना है तो इनको ना दे के इनको दे ताकि पार्टी जीत कर आए। बहुत सारा चीज़ें हुई हैं यार। क्या है कि मैं बोल रहा हूँ, बार बार जो एक शब्द उपयोग कर रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। वो ओवर कॉन्फिडेंस हमारे नेताओं को था। हमारी सरकार रिपीट हो रही है, ये बस उनके दिमाग में था। उसके लिए हाँ, फलाना किसका आदमी है, इसका आदमी है, इसको काटो, इसको ये मेरे को आँख का किरकिरा 2.5 साल में बहुत नाटक किया है, इसको काटो। तो बड़े नेताओं थे तो बड़े नेताओं के बीच में अपन भी गए। जो घोटाला का आरोप लगा बड़े बड़े नेताओं के ऊपर, क्या भी एक कारण रहा? देखिए, कहीं पुख्ता कहाँ हुए हैं आरोप, तो मैं भी रोज लगा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मीडिया में। इसमें सफल रही? मेरे को नहीं लगता। भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगा है, उनके कई दो आरोप लगाने में क्या जाता है? अरे कोई सबूत है, कुछ दिख रहा है? कुछ तो है नहीं, आरोपी बस तो लगाए हैं। आरोप तो हम लोग भी रोज लगा रहे हैं विष्णु देसाई जी के ऊपर, उनके मंत्रिमंडल के ऊपर। और राजनीति में सब चलते रहता है जब तक एक दूसरे का। भी रिमांड में है सीबीआई के। अरे तो करे ना भाई, ये तो क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन है ना, लोग तो भाजपा पार्टी वॉशिंग मशीन है। दूसरे पार्टी के लोगों को फंसाओ और उसके बाद फिर वो पार्टी में शामिल हो जाए तो उसको क्लीन चिट दे दो। भाई कुछ नहीं रहता, उसके बाद फिर पता चलता है कि वो उसको भाजपा में शामिल कर लिए। ईडी में तो अगर ईडी मामले में ईडी अगर कहीं पे पहुंचती है तो आप बोलते हैं भाई अपने पद पता नहीं, लेकिन सब चीज़ को आपको प्रूफ करना है कि मैंने नहीं किया है। तो आदमी तो मान के चलो, आज भी हम भी बोलते हैं, हम लोग शुरू से, मैं भी बिजनेस में था, सोना चांदी हम लोग खरीद रहे हैं, कभी बिल लेते नहीं थे। ये सब बिल लेने वाला प्रथा मतलब सिस्टम तो बाद में बना है कि बिल लेना ज़रूरी है। तो हमारे घरों में भी अभी मान के चलो 50 तोला सोना मान के चलो वो बिना बिल का होगा। तो ये लोग क्या है कि बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। कोई पुख्ता हुआ क्या? भाई पीएससी घोटाला बोले, पीएससी घोटाला में क्या हुआ है बताओ ना भैया। अगर वो कोई सर्विस क्लास आदमी है तो मान के चलो, अगर कोई वो किसी सर्विस क्लास व्यक्ति का या पीएससी का जो चेयरमैन है उसके रिश्तेदार लोग बन के आ गए तो उसमें जांच कर लो ना आप, उसके बाद बोलो। हो सकता है कि उसमें योग्यता है तब बन के आया होगा, सिर्फ उसका रिश्तेदार है करके घोटाला हुआ बोलोगे, आरोप लगा दोगे। आरोप लगाने में क्या जाता है? उमेश पटेल जी से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि कांग्रेस के हार के पीछे का एक कारण यह भी रहा भारतीय जनता पार्टी का महतारी वंदन योजना, क्योंकि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी महिला इससे प्रभावित होकर, क्योंकि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं रात भर जग कर वो फॉर्म भरवाए हैं, इसके पीछे भी कारण रहा। हो सकता है, वैसे वो लोग मेहनत तो इसमें खूब किए हैं। कांग्रेस क्यों इसमें पीछे रह गई? जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको लॉन्च किया उसके बाद कुछ दिन बाद कांग्रेस ने भी लॉन्च किया।
देखिए, सरकार चलाने के लिए बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। अभी मैं दिल्ली गया था, 4-5 दिन रहा बीच में, तो बोलते हैं कि ऐसे अब राजनीतिक लोग हैं तो पूछ ही लेते हैं क्या हाल चाल केजरीवाल का। तो वो टैक्सी वालों से 5 टैक्सी वालों से पूछा है, अलग अलग दिन अलग अलग टाइम में, सब के सब उसको गाली दे रहे थे कि ये मुफ्त सेवा दे के गड़बड़ कर दिया करके। भाई, आपके पास रेवेन्यू तो होना चाहिए, आवक तो होना चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? आप मान लो 700 करोड़ हर महीने का बांट रहे हो तो रेवेन्यू होना चाहिए। आज अगर भाजपा सरकार 31 रुपये धान का रेट दे रही है, वो किस कारण दे रही है? अगर हमारी सरकार, भूपेश सरकार नहीं देती किसानों को उसका वाजिब मूल्य, धान का रेट समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाती, तो ये आज ये लोग देते नहीं। 15 साल तो इनकी सरकार रही, नित नए फरमान जारी होते थे, 300 रुपये बोनस देंगे बोलते थे, वो नहीं देते थे। भाई, वो तो पूरे 5 साल देंगे, 21 रुपये धान खरीदी करेंगे बोले थे, वो नहीं दिए। आज ये लोग मजबूर हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? सिर्फ भूपेश जी के कार्यकाल के कारण। किसानों को हमने कर्जा माफ़ किया, पैसा दिया, तो हमारे घोषणा पत्र में क्या था? कर्जा माफ़ी फिर से था, उसके बाद था हमारा धान का रेट था। तो ये लोग तो वैसे भी घोषणा पत्र को देखते रहते हैं। अब सरकार, आज बताओ कहाँ दिख रहा है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम दिख रहा है? सब काम ठप बैठा हुआ है। सरकार में काम साए हो रहा है। इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किए थे, वो एक भी प्रोजेक्ट में स्वीकृति नहीं मिल रही है और सबको रोक के रख दिए हैं। सबको रोक के रख दिए हैं। फलाना वो नहीं, वो फलाना स्कूल बनना है वो रोक दिए, फलाना रोड बनना था उसको रोक दिए हैं। पिछले कार्यकाल का मान के चलो, यहाँ से तुमगांव तक बनना था रोड, जो पास हो चुका था, बजट में हो गया था, पैसा पास हो गया था, प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई थी, वो रोक दिए। इधर से गौरव पथ वाला रोड बनने का था, वो रोक दिए। खट्टी रोड बनने का है, सब बजट, सब पैसा पास हो गया था ना, सरकार बदलते ही रोक दिए। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि अब पैसा इधर देना है। तो सरकार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, अब वो पैसा अब है नहीं। करके तो 8 महीने में 16,000 करोड़ का कर्जा ले चुकी है। और हमारी सरकार का ये कहना था कि हम सभी लोगों के लिए कर तो रहे हैं, सभी लोगों के लिए चल ही रहा था। भाई, आज बेरोजगारी भत्ता बंद है, चालू क्यों नहीं किए भाजपा वाले? कि हम लोग जो भूमिहीन किसान थे, भूमिहीन किसान कृषि मजदूर थे, उनको जो 7,000 दे रहे थे, उनके घोषणा पत्र में 10,000 देने का है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसे ही बहुत सारे योजनाओं को ये ब्रेक लगा के बैठ गए हैं। गौठान से 27 लाख महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होता था, उसको बंद कर दिए हैं। आज जगह जगह देखो, आज गौ माता रोड में है। तो सिर्फ आपको द्वेष की राजनीति करनी है, करके आप क्या कर रहे हो? गौठान को बंद कर दिया। गौठान से लाभ तो मिल रहा था सबको। आज जानवर बाहर बैठी हुई है, जो दल गौ माता के नाम पे राजनीति करती है, मोड़ बटोरती है, वो गौ माता का संरक्षण कर पा रही है क्या? अरे कर लो, आप लोग को तो नाम का बहुत भूखे हो नाम के। आपको कर लेना था नाम बदल के, गौठान का दूसरा नाम से कर लेना था। आज आपके चक्कर में सब चीज़ बंद हो चुका है। 27 लाख महिलाओं के हाथ से रोजगार छिना गया। गौठान समिति के माध्यम से जो लोगों को काम मिल रहा था वो काम छिना गया। ऊपर से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो जनहानि हो रही है, वो अलग है। तो इनके पास क्या है? कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं। चुनाव जीतने के लिए अभी देख लेना, आप लिख के रख लो, आज के डेट में बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी महतारी वंदन योजना में ये लोग नया नियम लाएंगे और आधे लोगों को काट देंगे। आप देख लेना। 7 महीना बनाम 5 साल। बीजेपी 7 महीने को कांग्रेस के 5 साल से तुलना करने के बाद बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। भले ही कांग्रेस कितने ही बोले कि 7 महीने में सरकार कहाँ है, मंत्रिमंडल कहाँ है, क्या करे नहीं करे, लेकिन उनका ये कहना है कि जो जो वादे किए थे उसका 80% वादा पूरा किया जा चुका है। तो
वही तो मैं बोल रहा हूँ, बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? वो तो कांग्रेस पार्टी की नहीं है। नहीं, बेरोजगारी भत्ता तो वो भी देंगे बोले हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर को 10,000 देंगे बोले हैं, वो कहाँ है? ऐसे ही बहुत सारे उनका घोषणा है। आप मैंने उसको निकाल के देख लो, अभी भी मान के चलो तो 10% 20% पूरा नहीं हुआ है। एक ठोक महतारी वंदन योजना चलाने से थोड़ी होता है। बाकी लोगों के साथ क्या कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं। आज बिजली का रेट बढ़ा दिए, हमारा बिजली बिल आधा था, आप रेट बढ़ा दिए, 20-25% रेट बढ़ा दिए। आप अपने घर का बिजली बिल देखिए कितने का आ रहा है, तो पैसा को वसूल रहे हैं वो। आज मान के चलो, आज 4 युक्तिकरण के नाम में 4000 स्कूलों को बंद करने का इनका प्रावधान आ रहा है भाई साहब। 4000 स्कूल बंद हो गए पिछले 15 साल में। 4000 स्कूल बंद हुई थी। उसको मर्ज कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब तो एक ही है भाई। आज ये बताओ, यहाँ का कन्याशाला को आप बंद करोगे तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? 5 किलोमीटर दूर जाएंगे ना। और सरकार क्या चाहती है? हाई स्कूल कहाँ कितने दूर में हो? 5 किलोमीटर में मिलना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था 5 किलोमीटर में हो जाना चाहिए। आप बिरकोनी स्कूल बंद कर दोगे, अब बिरकोनी स्कूल में 5 किलोमीटर से जो बच्चे पढ़ने आते हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? तुम वहाँ जाएंगे 8 किलोमीटर दूर। तो हुआ ना, भेदभाव हुआ ना, गड़बड़ तो हुआ ना। तो आप क्या करना चाह रहे हो? आप तो चाहते हो ना कि लोग यहाँ शिक्षित मत हो, और जब तक शिक्षित नहीं होंगे जागरूकता नहीं आएगी। ये लोग अंधभक्त बस बनाना जानते हैं, अंधभक्त चाहते हैं। और अंधभक्त कब बनेगा? जिसके पास विचार नहीं है, जो विचारवान व्यक्ति नहीं है, वो अंधभक्त बनेगा। अब खुद का अगर उसका विवेक है तो अंधभक्त नहीं बनेगा। वो सोचेगा, विचारेगा, तब वो बोलेगा। वो शराब को लेकर आपका बयान आया था कि शराब सरकार के संरक्षण में काम कर रही है, जो शराब विभाग है वो, और इसको लेकर आप दफ्तर में जाकर कुछ विरोध भी प्रदर्शन किए थे। तो क्या लगता है कि अभी के जो सरकार है, शराब को लेकर नीति कैसी है उनकी? एक बात बताओ, चखना सेंटर ये चला रहे हैं, ऊपर से रेवेन्यू कितना बना रहे हैं, लक्ष्य कितना दे रहे हैं, 11,000 करोड़ कमाने का लक्ष्य तय कर रहे हैं। तो ये दारूबंदी थोड़ी करवा रहे हैं, या दारू मुक्त प्रदेश थोड़ी बनाना चाह रहे हैं। ये तो चाह रहे हैं कि दारू को ज़्यादा ज़्यादा आदमी आदत पड़े इनको, और नशे के हालत में रह के आपसे कोई क्वेश्चन मत करे जनता, ये चाह रही है। जो राजू सिन्हा यहाँ से विधायक हैं, क्या लगता है उनके अंदर कितनी पोटेंशियल है, और जो महासमुंद विधानसभा क्षेत्र है उनको कितना आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, अब अभी 6 महीने के कार्यकाल से 8 महीने के कार्यकाल में तो ऐसा नहीं लगता मेरे को कि कुछ अपने दम में कुछ कर पाया है। ऐसा कोई कहीं पे बोले कि मैं फलाना चीज़ को पास करा दिया, कि ठिकाना को करवा लिया, उसका तो विजन ही दिख नहीं रहा है मेरे को कि वो करना क्या चाह रहे हैं। एक तो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति, कभी राजनीति में रहा नहीं है, टिकट मिल गया तो उसके में विज़न नहीं दिख रहा है कि वो कुछ करना चाह रहा हो। अभी मान के चलो, अभी हनीमून पीरियड में अभी भी है, वो अभी तक हनीमून मना रहा है, वो राजनीति को एंजॉय कर रहा है। अभी जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है। अगर विनोद चंद्राकर जी राजनीति में नहीं आए रहते तो क्या करते रहते? देखिए, वैसे तो मैं बिजनेस शुरू से संभाल ही रहा था, तो बिजनेस करते रहता। और वैसे हर आदमी के एक वो होता है, पैशन होता है, और राजनीति मेरे को अच्छा लगता ही था। और मैं कहीं ना कहीं विधायक नहीं रहता तो दूसरे अन्य छोटे पोस्टों में रहता है, चाहे जनपद, जिला, मंडी, नगर पालिका में, इसमें रहता। लेकिन हो सकता है कि मैं राजनीतिक जीवन में रहता ही, सार्वजनिक जीवन में रहता ही, क्योंकि सामाजिक जीवन में भी मैं पदों में रहा। समाज का अध्यक्ष भी हूँ, चंद्राकर समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो मेरे को शुरू से इच्छा थी कि मैं लोगों की सेवा करूँ, लोगों के बीच में रहूँ, लोगों को उनके दुख दर्द को समझूँ। आप अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? देखिए, राजनीति में बहुत सारा खेल किस्मत का भी होता है। देख रहे हैं आप, जो व्यक्ति पूरे 5 साल अगले साल के लिए तैयारी करते रहा, टिकट कट गया, तो किस्मत में नहीं था, टिकट कट गया।
अब देखो किस्मत कहाँ ले जाता है। एक आखिरी सवाल। अपना कर्म तो हम करेंगे, राजनीति तो हम करेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लेकिन रही बात पद की, वो किस्मत में होगा तो मिलेगा। एक आखिरी सवाल ये है, अभी के राजनीति में और तब के राजनीति में, 20-25 साल पहले की राजनीति में कितना अंतर देखते हैं? अब पहले क्या था कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले फंड कम था, एक स्कूल बन जाता था, उस टाइम के विधायक एक स्कूल को ही पूरा 5 साल तक बोलते थे कि मैंने फलाना स्कूल बनाया, फलाना पुल को बनाया। जैसे अब मेरे लिए मैं बोला ना कि मैं एक ही 5 साल के कार्यकाल में 1300 करोड़ का काम करा दिया मैं। तो मेरे पास अब बताने के लिए बहुत सारा चीज़ है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, रोड बनाया, सड़क बनाया, पुलिया बनाया, कि दो वो लगभग क्या बोलते हैं बिजली सब स्टेशन बनवाया, कि मैं मेडिकल कॉलेज लाया, कि इंग्लिश मीडियम में कॉलेज खुलवाया। बहुत सारा चीज़ है मेरे पास बोलने के लिए। उस टाइम क्या था कि एक ही 2 चीज़ को 5 साल तक बोलते थे कि मैं फलाना किया हूँ करके। तो ये चेंज आया है। पहले के लोग भी मेहनत करते थे, लेकिन पहले फंड कम था, अब फंड बहुत ज़्यादा है। पहले का विधायक 10 करोड़ का काम करा के संतुष्ट रहता था, अब हम लोग 1300 करोड़ का काम करा के भी संतुष्ट नहीं है। हमको अभी भी लगता है कि फलाना टेल एरिया तक नहर लाइनिंग कंप्लीट हो जाना था, जिसको नहीं करा पाया हूँ। मैं चिंगरोड रोड कंप्लीट नहीं करा पाया हूँ। अभी भी मेरे मन में टीस है कि मेरे को एक सिंघानपुर का सड़क बनना था, वो नहीं बना है, वो हो जाना था। एक पुल में बढ़िया पास कराया था, बहुत बड़ी मांग थी तेलीबंधा तरफ झलप के आगे, वो बनाना था, बच के रह गया। पैसा सब पास हो गया, नहीं बना रहे हैं। तो मैं रहता तो फिर से बन जा रहा था वो पुल, ये रोड बन जा रहा था जो आए दिन तुम वहाँ तक एक्सीडेंट हो रहे हैं, कि मेरे खुद के गांव तरफ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड सकरा है, वो बन जा रहता। तो अभी भी मान के चलो मन में टीस रहता है इतना करोड़ के काम कराने के बाद भी। जी सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जाते जाते कुछ संदेश हमारे माध्यम से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम एक राजनीतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति कैसे काम करता है या कैसे उसकी राजनीतिक जीवन रही, कैसे लोगों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए लड़ता है, ये बताने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आपके चैनल को और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सुन रहे थे महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर जी को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।